ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर आपका स्वागत है। जैसा कि आपके एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक हैं तो इसलिए हम आज से केमिस्ट्री के लेक्चर्स की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले लेक्चर में केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर दैट इज सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर की अगर मैं बोर्ड वाइज वेटेज की बात करूं तो 5 मार्क्स का है ये चैप्टर। और इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन का बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे, जो चीजें आप 11th में भी पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होते हैं, उसके बाद कुछ थोड़े बहुत कंसंट्रेशन टर्म्स, और इसके बाद हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का बेसिक सीखेंगे, यानी कि जहाँ पे वेपर प्रेशर राउल्स लॉ ऐसी चीजें आएंगी, और उसके बाद हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम शुरुआत करेंगे with those fundamentals which you have studied in standard 11th। तो सबसे पहले बात करते हैं the definition of solution which you have already studied। तो solution क्या होता है? solution एक मिक्सचर है, और मिक्सचर whose components mix यूनिफॉर्मली, मतलब आप जो भी दो तीन चीजें मिला करके एक सॉल्यूशन बनाएं तो उसके कंपोनेंट एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। और दूसरी बात, डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ रिएक्ट ना करें। ये दो क्राइटेरिया आपने जब सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी तो निश्चित रूप से पढ़े होंगे, तो इन पे ज्यादा फोकस ना करके हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से कोई भी एग्जाम आप दोगे उसमें डेफिनेशन तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इतना तो आपको बेसिक्स आइडिया हो कि आपको कोई चीज दे दी जाए, वो कल की तारीख में सॉल्यूशन हो, ऐसा जरूरी तो नहीं। किस चीज को जानिए, एक मिक्सचर आपने बनाया, मतलब दो तीन चीजें आप मिलाओ, जैसे आपने एक गिलास के अंदर पानी भरा और इस पानी में एक चम्मच नमक डाल दिया, अब आप इसको घोल दो, तो वो सॉल्यूशन बना या नहीं बना ये चीज हमें पता कैसे चलेगी? तो फोकस होगा डेफिनेशन। वो क्या कहता है, चीजें यूनिफॉर्मली मिक्स हो, मतलब आपने जैसे ही पानी में नमक डाला, इसको चम्मच से घोला, तो नमक इस पानी में पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा। इट मींस अगर यूनिफॉर्मली मिक्स हो रहा है तो क्राइटेरिया नंबर 1 तो फुलफिल हो गए। अब दूसरे की बात करेंगे, क्या पानी की और नमक की कोई रिएक्शन हो रही है? ऐसा भी नहीं होता। इट मींस इन दोनों चीजों को मिलाने से जो बनेगा वो डेफिनेटली सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हमारी डेफिनेशन ये कहती है। अब इसके बाद आपने क्या किया, अब इसी चीज को थोड़ा और आगे ले जाते हैं और अच्छे से समझते हैं। आपने अमोनिया लिया, अमोनिया के अंदर आपने HCl मिला दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आप जानते हो दोनों लिक्विड हैं। अब मैं कहता हूं इनके मिलाने से जो बनेगा वो अपने आप में यूनिफॉर्म कंपोजिशन का होगा, मतलब जो चीजें मिली वो पूरा का पूरा एक जैसा बनेगा, वो एक साल्ट बनता है, दैट इज अमोनियम क्लोराइड, जो कि एक सॉलिड है। और इतना मैं आपको गारंटी देता हूं कि पूरा का पूरा यूनिफॉर्म है। तो अब ये सोच करके तो इतना कह सकते हैं कि भाई जो बनेगा वो सॉल्यूशन होगा, पर ऐसा जरूरी तो नहीं। देखो अमोनिया की और HCl की आपने बहुत फेमस रिएक्शन पढ़ी हुई है और बहुत आसान भी है। 3 हाइड्रोजन या एक और मिल जाएगा, यानी कि NH4 और Cl सारा का सारा इकट्ठा करके जोड़ के लिखना है आपको, तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। अब अमोनियम क्लोराइड आप जानते हो एक सॉल्ट है। अब है तो यूनिफॉर्म, पूरा का पूरा व्हाइट कलर का सॉल्ट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अमोनिया की और HCl की रिएक्शन होगी, और अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर गए, इट मींस जो चीज बनेगी वो सॉल्यूशन तो ना होगी, हाँ उसको आप मिक्सचर जरूर कह सकते हैं। तो इट मींस एक क्राइटेरिया ध्यान रखें कि सॉल्यूशन वही मिक्सचर होगा जिसके कंपोनेंट यूनिफॉर्मली मिक्स होंगे और एक दूसरे के साथ रिएक्ट तो नहीं है। उसको बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब आप पानी ले लो और क्या, तो ये सॉल्यूशन है, तो ऐसा तो संभव नहीं है। कम से कम 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी सॉल्यूशन को बनाने के लिए, तो मिनिमम ऑफ 2 थिंग्स are required to make a solution। सॉल्यूशन को बनाने के लिए कम से कम, अब हम ये नहीं कह रहे कि इससे ज्यादा ना होगा, वो आपकी श्रद्धा है। अब 4 डालो, अब नींबू पानी जैसा आप बनाते हो तो उसमें आपने शक्कर भी डाली होती है,
अब नींबू का जो रस है वो भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं, आपका मन करे तो उसमें कोई एक आध फ्लेवरिंग एजेंट भी डाल दो। तो मिनिमम ऑफ 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ सॉल्यूशन। अब जो ये जो चीजें होती हैं जिनसे सॉल्यूशन बनता है उनको बोलते हैं दीज आर कॉल्ड components of the solution। इनको हम किसी भी सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स बोलेंगे। अब हम बात करें ना उसी मिनिमम लेवल की, जो दो चीजों से मिलकर जो सॉल्यूशन बना होता है उसकी। तो अगर कोई भी सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना हो तो उस सॉल्यूशन को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। अ सॉल्यूशन मेड अप ऑफ two things only is known as binary solution। अब इस चैप्टर के अंदर जो हमारी मुलाकात होगी वो केवल और केवल बाइनरी सॉल्यूशन के साथ ही होगी। कंपोनेंट अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर 3 है, जैसे आपने पानी लिया, पानी के अंदर आपने शक्कर भी डाली, नमक भी डाला, आप ORS का सॉल्यूशन बना करके पी सकते हैं। छोटे बच्चों को आमतौर पर इसकी आवश्यकता होती है, तो सॉल्यूशन को हम लोग टर्नरी बोलते हैं। अगर कंपोनेंट्स आपने 4 ले लिए तो उसको क्वाटर्नरी बोलते हैं, बट स्टिल नॉट यूजफुल, क्योंकि हमारा 12th स्टैंडर्ड के अंदर जो फोकस रहता है वो सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन तक ही रहता है। तो अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन की। इस पूरे चैप्टर के अंदर जब भी सॉल्यूशन की बात आए तो आप अपने आप से सोच के चलें कि जो सॉल्यूशन बनाया गया है वो निश्चित रूप से बाइनरी सॉल्यूशन ही होगा। तो अब अगर कोई बाइनरी सॉल्यूशन आपने लिया तो उसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, solute and solvent। अब इनकी बेसिक डेफिनेशन भी हमारे बच्चों को आमतौर पर रटी होती है कि सोल्यूट क्या होता है और सोलवेंट क्या होता है। आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था ये कि जो सोल्यूट होता है उस कंपोनेंट को बोलते हैं जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट हो और सोलवेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। हम कहते हैं छोटा सा नाम है सोल्यूट और ये सोलवेंट बड़ा सा लग रहा है तो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। जैसे मैं कहूं आपने क्या किया, शुगर ली, चीनी ली और इसको पानी में घोल दिया, तो जो बनेगा उसको आप प्यार से शुगर सॉल्यूशन बुलाते हैं। अब अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि सोल्यूट कौन है और सोलवेंट कौन है तो आप कहोगे भाई शुगर जो है वो सोल्यूट है और वाटर जो है वो सोलवेंट। अब मैं पूछूं आपको पता कैसे चला? तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि हम गिलास भर के पानी लेंगे और उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच जितनी आवश्यकता हो उतनी चीनी डालेंगे, तो जो वाटर है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, सोलवेंट कह दिया, और जो शुगर है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, सोल्यूट का। मतलब हमारे दिमाग में जो डेफिनेशन अब तक जमी हुई है वो क्या है, सोल्यूट जो होगा वो प्रेजेंट होगा स्मॉल अमाउंट में, जबकि सोलवेंट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अगर एक बात मैंने आपको शुरुआत में बोली थी कि जब भी कोई डेफिनेशन पढ़ो तो उसको पकड़ो, तो उसको पकड़ के हर जगह अप्लाई करो, उससे 2 चीजें सामने आएंगी आपकी, एक तो उस डेफिनेशन की एक्यूरेसी चेक हो जाएगी और दूसरी बात आपको कुछ आता है या नहीं आता वो भी चेक हो जाएगा। कई बार क्या होता है हम अपने दिमाग में कुछ गलत कंसेप्ट्स को बिठा के बैठ जाते हैं, तो इसलिए जरूरी होता है कि आप एक डेफिनेशन पढ़ें, उसको अपने दिमाग में अच्छे से बिठाएं और फिर उसकी चर्चा आगे टॉपिक्स में करें ताकि कुछ समझ तो आए। अब हमने ये सीखा है कि सोल्यूट जो है वो छोटे अमाउंट में प्रेजेंट होगा और सोलवेंट जो है वो बड़े अमाउंट में प्रेजेंट होगा। अब इसी चीज को ही इस पे अप्लाई करते हैं। भाई मैंने कहा कि आपने जो है चीनी ली है 10 ग्राम और पानी जो है आपने लिया है 100 ग्राम, 100 ml मान लो, ग्राम मान लो, इसको तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप कहोगे भाई यहाँ पे सोल्यूट और सोलवेंट पहचानने, तो आप क्या कहोगे जी शुगर जो है वो क्या है, सोल्यूट है। क्यों? क्योंकि ये कम अमाउंट में प्रेजेंट है, और वाटर क्या है, सोलवेंट है। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है।
चलो भाई सही है, आपने जो सीखा है उसके हिसाब से सही है। अब मैं कह दूं भाई, जो शुगर है वो आपने ले ली 110 ग्राम और वाटर जो है वो 100 ग्राम ली। अब सोल्यूट सॉल्वेंट कौन? अब एक सवाल आमतौर पर जो खुराफाती दिमाग में आता है, आमतौर पे हमारे बच्चे पूछते हैं कि जी क्या 100 ग्राम पानी में 110 ग्राम चीनी घुल जाएगी? तो ये हम कहते हैं अवश्य घुल जाएगी। ये जो solubility ऑफ शुगर इन वाटर होती है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर 220 ग्राम पर 100 ml ऑफ वाटर होती है। तो मतलब ये है कि आप 100 ml अगर पानी लें तो उसमें 220 ग्राम तक चीनी घुली जा सकती है। और ये बात मैं कहता हूँ कि आप अगर ये मिलाओगे यानी कि 110 ग्राम चीनी और 100 ग्राम पानी तो ये सॉल्यूशन अवश्य बनेगा, इतनी गारंटी हम अपनी तरफ से आपको दे रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि जो दी गई चीज है इसके अंदर सॉल्यूट कौन और सॉल्वेंट कौन। अब आप ये रहोगे जी हम तो चीनी जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और अगर ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो अवश्य ही सॉल्वेंट ये रहा होगा और सॉल्यूट पानी हो गया होगा। अब अगर आपने ये लिख दिया, क्योंकि लिखोगे भाई सिखाया तो हमने ये डेफिनेशन, पकड़ो उसको इतना स्ट्रांगली पकड़ो कि छोड़ना ही नहीं है, बस हर जगह उसको अप्लाई करो। तो इस हिसाब से तो यहाँ तो हालात खराब, मतलब सोल्यूट जो है वो चीनी, अब के बाद सोल्यूट क्या है पानी बन जाएगा और सॉल्वेंट क्या हो जाएगी चीनी। अब अगर आप ऐसा लिख के आ गए और आप हैप्पी हो गए कि हाँ भाई एक छोटे से किसी एग्जाम में पूछा गया कि इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट पहचानो, हमने बता दिया कि इसके अंदर शुगर तो सॉल्वेंट और पानी क्या है सोल्यूट है, वेरी गुड। अब एग्जाम में आपको 0 देगा और आप सोच रहे हो कि हाँ हमने बहुत अच्छा किया हमारे। तो इसलिए किसी भी डेफिनेशन को पढ़ो, उसको अच्छे से समझो, फिर उसकी एक्यूरेसी चेक करो। अब यहाँ एक बात तो निश्चित है कि यहाँ जो सोल्यूट है वो हर सूरत में शुगर ही है और पानी क्या रहेगा सॉल्वेंट ही रहेगा। तो इसका मतलब हमारी जो डेफिनेशन है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हमें सिर्फ 9th क्लास से इतनी पढ़ाई जाती कि जो सोल्यूट होता है वो तो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा और सॉल्वेंट क्या होगा लार्ज अमाउंट में। लेकिन अब इसको थोड़े से करेक्शन की आवश्यकता है, इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे ले जाने की आवश्यकता, तो उसको थोड़ा समझे। हालांकि कुछ नहीं है, बहुत आसान चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें। तो अब देखिए, अब देखो ये तो एक केस मान के चलेंगे कि सोल्यूट स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा, सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ये किसके लिए है? ये डेफिनेशन एप्लीकेबल only when the substances या फिर the things of same stage are dissolved। ये चीज जो है केवल मात्र तभी एप्लीकेबल होगी जब सेम स्टेट की चीजों को घोला जाए। यानी कि आपने अगर एक चीज सॉलिड ली है तो उसके अंदर दूसरी सॉलिड भी मिलाओ। अगर एक लिक्विड लिया जैसे मान लो आपने पानी लिया और पानी के अंदर आपने अल्कोहल मिला दिया, मतलब जनरली हम जो बैग बनाते हैं तो आप क्या लोगे अल्कोहल प्लस वाटर, तो ये अल्कोहल का सॉल्यूशन बन जाएगा अल्कोहल सॉल्यूशन। अब इस सूरत में देखो अल्कोहल आपको पता है वेरी फेमस लिक्विड होता है, पानी तो लिक्विड है। अब अगर दोनों चीजों की स्टेट सेम है तो उस सूरत में तो आप यही देखोगे कि भाई जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है वो तो क्या होगा सॉल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या होगा सॉल्वेंट। यानी कि अगर मैं केस 1 की बात करूं, चलो यहां पर इलाका खाली करते हैं। अगर अल्कोहल आपने लिया है 10 ml और ये है 100 ml, मिल जाएगा आराम से, कोई आपत्ति भी नहीं होती है। तो अब आप कहोगे यहाँ सोल्यूट कौन? अल्कोहल सोल्यूट है। क्यों? क्योंकि स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। दूसरी बात दोनों ही क्या है लिक्विड है, और ये क्या है सॉल्वेंट। अब अगर कल की तारीख में मैं इस चीज को उल्टा पुल्टा कर दूं और ये कह दूं ये जो है ये 60 ml है और ये जो है ये 40 ml है, तो आप क्या कहोगे अब सॉल्वेंट कौन हो जाएगा अल्कोहल हो जाएगा, और सोल्यूट कौन होगा वाटर होगा। तो ये चीज ध्यान से समझें, पढ़ें और ध्यान रखें। पहली चेतावनी यही है कि सोल्यूट वो जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, कब
जब जो चीजें आपने घोली हैं वो सेम स्टेट में हो, मतलब आपने एक लिक्विड में लिक्विड ही मिला रखा हो, भगवान के लिए ऐसा मत कर दे पानी में नमक मिला दो और ये कह दो कि जी हर बार जो सोल्यूट है वो पानी ना हो या फिर नमक ना हो। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखने योग्य है, इसको थोड़ा अच्छे से समझें, अन्यथा कोई भी छोटा मोटा एग्जामिनेशन भी आपकी दुर्दशा करा सकता है। और केमिस्ट्री में इन्हीं छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीजें होती है। जब आप फंडामेंटल्स को समझ जाएंगे तो आगे आने वाली चीजें तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत आसान हो ही जाएगी। अब वापस आते हैं। अब भाई मैंने ये कह दिया कि पानी में अल्कोहल तुमने मिलाई तो वहां तो सोल्यूट सॉल्वेंट समय के साथ बदल जाएंगे भाई। अगर पानी का अमाउंट ज्यादा तो वो सॉल्वेंट, अल्कोहल का अमाउंट ज्यादा तो वो सॉल्वेंट। अब वापस से चीनी में आ जाओगे, शुगर प्लस वाटर, ये जो सॉल्यूशन बना। अब मैं कह रहा हूं इसमें जो है हमेशा शुगर ही सॉल्यूट है और वाटर ही क्या है, सॉल्वेंट है। अमाउंट से कितना भी ले लो। अब तो इसका मतलब तो ये थोड़ा मामला खराब हो रहा है ना। मैं यही एग्जांपल अगर सॉल्ट के ले लूं, सॉल्ट प्लस वाटर, और आपने सॉल्ट का एक सॉल्यूशन बना दिया। अब आप अगर अमाउंट पे जाएंगे तो मामला खराब हो जाएगा। हमेशा सॉल्यूट कौन रहेगा, सॉल्ट। अब यहां से एक चीज समझ आ रही है कि भाई इसका मतलब तो ये है कि अगर दोनों मैंने अलग अलग स्टेट की चीजें मिला दी, मतलब एक सॉलिड के अंदर अगर मैंने लिक्विड मिला दिया तो इसका मतलब सॉल्वेंट जो है वो हमेशा लिक्विड ही रहेगा। एक कॉमन जो अंडरस्टैंडिंग हमारे स्टूडेंट्स के पास आती है वो यही इन चीजों से समझ आती है कि जब हमने पानी में अल्कोहल मिलाया तो उस सूरत में जो सॉल्वेंट था वो तो डिपेंड कर रहा था कि अमाउंट किसका ज्यादा था, मतलब दोनों लिक्विड थे, सॉल्यूशन हम बना रहे थे, तो जिसका अमाउंट ज्यादा था उसी को हमने सॉल्वेंट कह दिया। मैं तुमने पानी ज्यादा ले लिया तो पानी सॉल्वेंट, और अल्कोहल ज्यादा ले लिया तो अल्कोहल सॉल्वेंट। अब यहाँ तो क्या है, हम ये कह रहे हैं कि भाई सॉल्वेंट जो है वो पानी होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। अब यहाँ से एक बात हमारे दिमाग में कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये आती है कि सॉल्वेंट हमेशा क्या होना है, पानी होना है, मतलब लिक्विड होना है। तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग आई कि लिक्विड यानी कि पानी क्या है, सॉल्वेंट है। अब ऐसा में जरूरी नहीं है कि हर बार पानी ही सॉल्वेंट हो। देखो एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। जैसे आपने कॉपर सल्फेट लिया CuSO4, अब ये वाटर के साथ कंबाइन होगा और आपने सुना होगा CuSO4.5H2O यानी कि हाइड्रेटेड साल्ट की फॉर्मेशन होती है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। अब ये जो 5 वाटर मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके साथ चिपके रहेंगे। अब मैं यहां पूछूं कि भाई सॉल्यूट कौन, सॉल्वेंट कौन, तो बड़े आराम से हमारी जो प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग है उसके आधार पे आप ये कह देंगे कि जी वाटर जो है वो तो सॉल्वेंट है और कॉपर सल्फेट जो है वो सॉल्यूट। वेरी गुड, फिर से आप बधाई हो गलत। अब आप कहोगे जी यहाँ कौन सी समस्या होगी, कौन सा पार्ट टूट गया कि यहाँ वाटर सॉल्वेंट नहीं है। तो यही बात मैं आपको कहना चाह रहा था कि हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि वाटर जो है वो सॉल्वेंट हो या फिर कोई लिक्विड है वो सॉल्वेंट हो, कई बार सॉलिड भी हो सकता है। अब एक बात समझ गया, कॉपर सल्फेट है सॉलिड होता है। अब आप कॉमनली जो लैब में जिससे मुलाकात करते हैं वो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट यानी कि CuSO4.5H2O होता है। अब बड़े प्यारे से ब्लू कलर के इसके क्रिस्टल्स होते हैं और कॉमनली 11वीं के विद्यार्थियों को ये लैब में एक्सपेरिमेंट कराया जाता है कि हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट लेते हैं ब्लू कलर का जो है और इसको गर्म कराया जाता है। और जब आप इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, पानी उड़ेगा, वेपर्स बनेंगे, वाटर इसको छोड़ देगा और जैसे ही ये पानी एवोपरेट होगा तो इससे क्या बनेगा, CuSO4.5H2O। आप जैसे ही गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो कॉपर सल्फेट अलग हो जाएगा और जो वाटर है वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स उड़ जाएगा। अब जैसे ये इससे अलग होगा तो जो ब्लू कलर के जो क्रिस्टल्स आपको दिखाई दे रहे थे ये चेंज हो जाएंगे कलरलेस। बहुत ही फेमस प्यारा सा एक्सपेरिमेंट, छोटा सा एक्सपेरिमेंट होता है, आपने देखा भी होगा।
तो इसका मतलब क्या है कि ये जो क्रिस्टल था इसको जो कलर मिला वो किसकी वजह से मिला, इन 5 पानी के मॉलिक्यूल्स की वजह से। अब बात ये है कि आपने अगर कॉपर सल्फेट को यहाँ पे सोल्यूट और वाटर को सॉल्वेंट बताया तो गलत है। अब इसका मतलब उल्टा है भाई, तो इसका मतलब जो सही है वो ये है कि कॉपर सल्फेट सॉल्वेंट है और ये जो है ये सोल्यूट है, मतलब पानी यहाँ पे सोल्यूट होगा। अब ये चीज कैसे समझ आए, अब एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कॉमन चीज आप समझिए। देखो एक ये एग्जांपल उठाता हूं मैं, तो एक जो पहले आप बहुत देर से मिलता है चीनी में पानी मिला, एक मैंने लिया था शुगर प्लस वाटर, आपके पास मिला ना शुगर सॉल्यूशन, या फिर मैं इसको अकेला सॉल्यूशन लिखता हूं। अब एक बात बताओ, चीनी है सॉलिड, वाटर क्या है लिक्विड, तो सॉल्यूशन बना वो क्या है लिक्विड। यहां कॉपर सल्फेट क्या है सॉलिड, पानी क्या है लिक्विड। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बहुत फेमस नीले रंग का सॉलिड है। अब एक बात देखो समझो जानो, यहां पे मैंने कहा कि सॉल्वेंट कौन है कॉपर सल्फेट, एक बार के लिए रट लो समझेंगे इस चीज को। यहाँ पे कॉपर सल्फेट क्या है सॉल्वेंट, और यहाँ पे मैंने क्या कहा वाटर सॉल्वेंट है। अब एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सी चीज आप नोटिस करो, कॉपर सल्फेट कैसा है सॉलिड, और यहाँ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट भी क्या है सॉलिड। ये दोनों कैसे सेम स्टेट है। इसके नीचे हमने लिखा सॉल्वेंट, इसके नीचे लिखा सॉल्यूट। इसका मतलब एक कॉमन बात जो आई वो ये है कि जो सॉल्वेंट है ना उसकी और जो फाइनल सॉल्यूशन होगा उसकी स्टेट सेम रहेगी, वो परिवर्तित नहीं होगी। अब इस चीज को आगे अप्लाई करके देखो, देखो शुगर क्या है सॉलिड, इसको हमने सॉल्यूट बोला है एक बार के लिए और हमेशा सॉल्यूट ही रहेगा, और ये क्या है सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट और शुगर सॉल्यूशन ये लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, इनकी स्टेट क्या है सेम। अब एक बात समझिए, जब आपने चीनी में पानी मिलाया तो क्या हुआ, तो ये इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसकी स्टेट कैसी होगी लिक्विड होगी। इसका मतलब यहाँ अगर मैं बात करूं, आपने चीनी सॉलिड ली थी, फिर पानी में भर के एक चम्मच आपने चीनी डाल दी, अब चीनी तो सॉलिड ही रही या बदल गई, चीनी लिक्विड में परिवर्तित होगी, जो सॉल्यूशन फाइनल आपके पास आएगा मीठा पानी आएगा वो सॉलिड थोड़ी होता है, वो तो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। तो इसका मतलब चीनी ने क्या कर दिया लॉस्ट इट्स स्टेट, इसकी जो फिजिकल स्टेट थी मतलब ये जो सॉलिड थी उससे लिक्विड में परिवर्तित हो गई। भाई हमें तो पानी में ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि वो लिक्विड बन गई, जबकि पानी है इसने अपनी स्टेट को लॉस्ट नहीं किया, इसकी स्टेट बरकरार है। यहाँ भी वही चीज अप्लाई होती है। देखो एक कॉमन डेफिनेशन निकाल के लाओ, उसको अच्छे से समझो। ये कहता है यहाँ कॉपर सल्फेट सॉलिड था, पानी लिक्विड था, लेकिन ये जो फाइनल आपके पास आया कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ये तो सॉलिड ही है। इसका मतलब कॉपर सल्फेट ने अपनी स्टेट को लूज नहीं किया। तो आपको बात क्या ध्यान रखनी है कि सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होगा जो कि अपनी स्टेट को बनाए रखेगा इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इन व्हिच टू सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड हैव डिफरेंट स्टेट्स। मतलब आपने अगर दो अलग अलग प्रवृत्ति की चीजों को मिला दिया, एक सॉलिड और एक लिक्विड को, तो निश्चित रूप से सॉल्वेंट वही होगा जिसकी स्टेट बरकरार रहेगी। मतलब आपको मिलाना है उस सब्सटेंस की स्टेट को किसके साथ, फाइनल सॉल्यूशन की स्टेट के साथ। अगर वो मिल जाती है तो निश्चित रूप से वो सॉल्वेंट ही होगा। अब ये जो चीज आपने समझी इसको एक बार समअप करते हैं, अच्छे से समझ के लिखते हैं। तो सॉल्यूशन के जो दो कंपोनेंट है दैट इज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इनकी डेफिनेशन को हमने दो क्राइटेरिया दो केसेस में पढ़ा है, उसको एक बार के लिए देख लीजिए ताकि फिर आने वाले समय में आपको कम से कम इस फंडामेंटल के अंदर कोई तकलीफ ना हो। तो सॉल्यूशन के जो दो कंपोनेंट होते हैं दैट इज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसकी डेफिनेशन के हमने दो क्राइटेरिया रखे हैं। पहली बात, जब when both components have
सेम स्टेट, जब दोनों कंपोनेंट की स्टेट कैसी हो, सेम हो, तो सॉल्यूट क्या होगा, वो कंपोनेंट, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, जो कंपोनेंट स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉल्यूट होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। अब इस चीज को अगर अप्लाई करने के लिए एग्जांपल देखें तो बहुत फेमस उदाहरण हम यही करते हैं। आपने अल्कोहल लिया, अल्कोहल बहुत फेमस इथाइल अल्कोहल C2H5OH प्लस वाटर। अल्कोहल में अगर आप वाटर मिलाएंगे तो जो अल्कोहल का सॉल्यूशन बनता है उसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर आपको पहचानना है तो आपको पता है स्टेट सेम, और अगर स्टेट सेम है तो हम अमाउंट का प्रयोग करेंगे ये जानने के लिए कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि अल्कोहल आपने जो है वो 100 ml लिया और वाटर 500 ml है, तो यहाँ पर जो सॉल्यूट होगा वो निश्चित रूप से अल्कोहल होगा और वाटर जो है वो सॉल्वेंट। लेकिन अगर इन्हीं अमाउंट्स को मैं बदल दूं और एक बार के लिए जो अल्कोहल है उसको 500 ml और वाटर को 100 ml कर दूं, तो उस सिचुएशन में जो है ये चीज बदल करके सॉल्वेंट अल्कोहल बन जाएगी और वाटर सॉल्यूट रह जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखें। आपको अगर एक चीज पहचाननी आ गई तो दूसरी तो अपने आप पता चल ही है। तो इसलिए सॉल्यूट स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा उस सूरत में जब दोनों कंपोनेंट्स की स्टेट सेम हो। अब बात करते हैं दूसरे क्राइटेरिया की। अब एक बात ध्यान रखें, ये डेफिनेशन आपको फिट की फॉर्म में याद नहीं रखनी है कि सॉल्यूट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। आपको सिर्फ इन डेफिनेशंस को समझना है और आगे इस चैप्टर के अंदर उसको प्रयोग करना है। और आपसे डायरेक्टली 12th क्लास के किसी बच्चे से बोर्ड या कोई भी शिक्षक ये पूछना पसंद भी नहीं करेगा कि डिफाइन सॉल्यूट और सॉल्वेंट। बाय चांस आपसे वो ये पूछ सकता है कि भाई दिया गया सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट है कौन से, क्योंकि ये चीज हमें कम से कम पहचाननी आनी चाहिए। अब अगर मैं दूसरे केस की बात करूं तो व्हेन कंपोनेंट्स हैव डिफरेंट स्टेट्स, अगर स्टेट दोनों के डिफरेंट हो तो हम कहते हैं भाई सॉल्यूट कौन सा होगा। आपने एग्जांपल तो बताइए, भाई आपने जैसे नमक ले लिया, इसके अंदर पानी मिला दिया तो आपको साल्ट का सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखो नमक सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, और जो साल्ट का सॉल्यूशन बना वो निश्चित रूप से लिक्विड होगा। तो आप ये कहते हो कि पानी की जो स्टेट है वो तो बरकरार रही, लेकिन नमक है उसने अपनी स्टेट लूज कर दी। तो हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट क्या करेगा, लूजेज इट्स स्टेट। मैं जो अपनी स्टेट खो दे वो कौन है, छोटा है, सॉल्यूट है। और सॉल्वेंट जो है वो क्या करेगा, इस अपनी स्टेट को लूज नहीं करेगा, मतलब रिटेन्स इट्स स्टेट, अपनी स्टेट को बरकरार रखेगा। तो ये बात आप समझ भी सकते हो। हमने कहा सॉल्वेंट जो होता है वो बड़ा होता है, बड़ा मतलब जैसे हमारे भारतीय समाज की अगर मैं बात करूं तो बाय चांस गलती अगर बड़ों से भी होता है तो झुकना तो छोटा हो ही, क्योंकि परंपरा तो परंपरा और आवश्यक भी है ये चीज, क्योंकि सम्मान बना रहना चाहिए। तो अब बदलेगा कौन, बदलेगा सॉल्यूट ही। झुकेगा कौन, सॉल्यूट। सॉल्यूट ही क्या करेगा, अपनी स्टेट को बदल लेगा, लेकिन जो बड़े हैं वो अपनी स्टेट को बरकरार रखेंगे। तो आप इस चीज को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो बड़ा है वो अपनी स्टेट को, मतलब अगर उससे गलती हो गई तो वो उसी एटीट्यूड में रहेगा, लेकिन जो छोटा है उसको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। इसलिए दो क्राइटेरिया हमने देखे कि भाई दोनों कंपोनेंट की जो स्टेट है अगर वो सेम हो तो भाई क्लासिकल डेफिनेशन जो अब तक आप रखते हैं भाई ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कल की तारीख में आपको दोनों चीजें जो मिलाई गई हैं वो अलग अलग स्टेट में दे दी गई तो फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसने अपनी स्टेट लूज कर दी वो सॉल्यूट मतलब छोटा, और जिसने स्टेट बनाए रखी वो सॉल्वेंट मतलब बड़ा। अब इसी चीज को थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं और समझते हैं कि भाई इसको हम किस लेवल पर और ले जा सकते हैं। तो
तो मैं कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चन देता हूँ आपको। Find the solvent in following cases। आपको कुछ केस दिए गए हैं और इनमें आपको ये बताना है कि सोलवेंट कौन है। अगर आप सोलवेंट निकाल लें तो सोल्यूट निकालने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो मैं सबसे पहले कहता हूँ when equal volume of hexane and heptane are mixed, जिंक सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट, ये दो केसेज आपको दिए गए और आपको इनमें बताना है कि सोलवेंट कौन सा है। अब सबसे पहली बात, जब हमने इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर दी इसकी हेक्सेन और हेप्टेन की, तो इसमें सोलवेंट कौन होगा। अब ये स्थिति थोड़ी सी भयावह हो सकती है। अब ये कहोगे जी आपने एक हेक्सेन दिया एक हेप्टेन दिया। अब हेक्सेन लिक्विड होता है और हेप्टेन भी लिक्विड होता है, ये आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉलेज से पता होगा। अब हमने इनकी इक्वल वॉल्यूम्स को मिला दिया, तो अब ये कैसे बता पाएंगे कि इनमें सोल्यूट कौन है और सोलवेंट कौन है। तो सीधी सी बात है, अब हमने ये जाना था कि अगर सेम स्टेट की चीजें मिक्स करी जाएं तो जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो सोलवेंट होगा। अब हेक्सेन और हेप्टेन, अब आप ये कहोगे वॉल्यूम बराबर है, मतलब अमाउंट का हमें आइडिया कैसे लगेगा। तो एक बात देखो, हेक्सेन मतलब हेक्स मतलब 6 कार्बन वाला है और हेप्टेन में 7 कार्बन। भाई हाइड्रोजन को एक बार के लिए भूल भी जाओ तो एक कार्बन अगर ज्यादा हो गया तो मास में तो कुछ परिवर्तन आया होगा, और अगर मास ज्यादा तो सोलवेंट होगा, मतलब जो भारी है वो सोलवेंट होगा। तो ये जो प्रश्न था थोड़ा उलझाने वाला, लेकिन आधारित था आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, इसलिए इस सूरत में हम कहेंगे कि हेप्टेन जो है वो क्या होगा, सोलवेंट होगा। अब यहाँ आएंगे, हम कहते हैं जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट मींस ZnSO4.7H2O। अब यहाँ अगर सोलवेंट बताना है, आपको पता है ये पूरा का पूरा जो है ये सॉलिड होगा, क्योंकि ऐसा एग्जांपल हमने कॉपर सल्फेट की सूरत में भी देखा। तो यहाँ पे सोलवेंट जो है वो जिंक सल्फेट ही होगा। बस इतना याद रखें कि जो सोल्यूट और सोलवेंट है इनको पहचानने के लिए इनकी डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। अगर वो आपको समझ आ गई तो उस डेफिनेशन को पकड़ लो और फिर उसको चाहे किसी केस में किसी सूरत में अप्लाई करो, आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। और इसी के साथ आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे हम इस चैप्टर को थोड़ा आगे लेके जाएंगे और कंसंट्रेशन ड्रम्स के साथ इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।